हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आ गए हैं मैथ्स के सेशन के साथ। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके PYQs से ही लिए हैं मैंने आज। और आज के बाद हम शायद आपको 11 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं अभी कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलस का, राइट। कैलकुलस हम छोटी उम्र से ही करते हुए आ रहे हैं और 11th-12th में थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। तो 11th-12th का ही जैसा होता है सब कुछ, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत ही जो चेंज होता है वो आता है इसमें, ठीक है। तो आगे हम अपना देखते हैं स्टार्ट करके। ये तो हमारा वही है, और जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। और जितनी ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास आएगी हम उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे। वैसे भी हम मेहनत करते रहते हैं, हमारे जितने भी साथी लोग हैं बहुत मेहनती हैं, ठीक है। उनके साथ मैं आज जुड़ा हूँ। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने लिया है ट्रू और फॉल्स से लिया है, ठीक है। ये आपका जून के पेपर से था, 24 में आया था ये। ओके, अब यहाँ पे इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जनरली इग्नू में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर ही होता है और उसी के 20 मार्क्स होते हैं और वो कंपलसरी क्वेश्चन भी होता है। इस बात का भी हम सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपलसरी क्वेश्चन को हमेशा करें। आपको सिर्फ अगर आप एग्जाम में ट्रू और फॉल्स लिख के आ जाएंगे तो अगर टीचर अच्छा हुआ तो शायद 1 नंबर दे दे, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो नंबर नहीं देते हैं, वो काट देते हैं। आपको जस्टिफाई करना होता है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो सिंपली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, d/dx ब्रैकेट इंटीग्रल 3 e⁻x नेचुरल लॉग t dt, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ax ln 3 के बराबर है, राइट। अब यहां पर हमारे पास एक छोटा सा फंडामेंटल थ्योरम है, उसको आपको याद रखना है बस। ये आपका मिनटों का क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लेनिन्स रूल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक साथ होता है तो उस केस में हमारे पास एक सिंपल सा एक रूल इन्होंने दिया था कि अगर हम कोई f ले रहे हैं x के साथ तो हमेशा वो fx के रूप में ही आता है, ठीक है। बट अब इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब सिंपली उनका जो रूल था वो क्या था, वो ये था कि d/dx ऑफ एनी इंटीग्रल, लेट सपोज ये a है और ये gx है और यहाँ पे हम ft और dt लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा जो रिजल्ट देगा वो इस तरह से देगा, f(x) या आप बोल सकते हैं इसको gx और सिंपली डॉट gx का डेरिवेटिव, ठीक है। इतना से याद रखना है, आपका आंसर आपके पास मिलेगा। तो ये बस आपको याद रखना है। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं पहले, फिर हम इस पे वापस आएंगे अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया कि डेरिवेटिव ऑफ f sin t dt। तो इस और यहाँ पे इंटीग्रल लेना है हमें, 1 मिनट। और इंटीग्रल लिया हमने यहाँ पर 0 और x², ठीक है। तो सिंपली ये आपका सिंपल ये आपका क्या है, ये जो आपका है ये क्या है, gx है, ठीक है। क्या है ये आपका gx। अब इसका डेरिवेटिव आपको ये पता है कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 2x। तो सिंपली आपको 2x लिखना है यहाँ पे और sin t जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बस आपको कुछ नहीं करना, डॉट लगा के sin x² लिख देना है, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं। तो इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास पहले हम LHS को लेंगे। किसको लेंगे? LHS को। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमने क्या किया, बस छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका एग्जाम में जैसे लिखना है वो पैटर्न है। पहले आपको LHS लिखना है। LHS पे क्या है, d/dx 3e⁻x log नेचुरल log t एंड dt, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब हमें सीधा ही जो लेनिन्स टेस्ट है वो लगा देना है। लेनिन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो log t है इसको देखना है और जो ये ex है इसको देखना है बस। अब जो ex है, डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता है, ex ही होता है, ठीक है। अब log के पास क्या है, t है, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, ln t, t की जगह पे क्या हो जाएगा e⁻x। अब आपको पता है नेचुरल log का बेस क्या होता है, e होता है, तो सिंपली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ x आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो होगा x.ex, ना कि x(ex) माइनस log ऑफ 3। ओके, अब किस किस को ये क्वेश्चन मतलब ये तरीका आसान लगा और इस टेस्ट के बारे में पता था, सिंपल सा टेस्ट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अपने बस थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, थोड़ा याद रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आप इतना नोट कीजिए, ये हिस्सा यहां से लेकर के ये आप नोट कीजिए और ये हिस्सा यहां तक नोट कीजिए और ये आप फॉर्मूला यानी प्रिंसिपल आप जरूर नोट कीजिए। बाकी जो हमने सीखा है ये आप अपनी समझ के लिए याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल एंड दिस वन, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते रहेंगे और साथ में मेहनत करेंगे मुझे पता है कि जनरली जो इग्नू के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑफिस भी करते हैं साथ साथ में, या पढ़ाई या कुछ और भी कर रहे होते हैं साथ साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने कम समय में जितना ज़्यादा आपको मिले, हम वही कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा मिले, ठीक है। हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये बाइनरी ऑपरेशंस है और ये सेट्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है। सेट भी आपका कैलकुलस का ही छोटा सा पार्ट है। अब सिंपल यहाँ पे देखो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, a plus b is equal to a plus b defines as a binary operation on Q the set of rational number। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको सिंपली देखो पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। अब किसके ऊपर, Q, ठीक है। Q क्या होता है आपका, रैशनल नंबर। तो अगर हम ये ऑपरेशन रैशनल नंबर के ऊपर कर रहे हैं तो जो भी आपका नंबर हो, मतलब जो भी आपका रिजल्ट होना चाहिए वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन रैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है, इट मींस द रिजल्ट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। ओके, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो अगर हम यहां पर एज एन एग्जाम्पल लेके चले तो सिंपली पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यही लिखना होगा और यहां पर ये भी ट्रू और फॉल्स का ही है, तो आप आंसर तो यहां पे फॉल्स ही आएगा, बट कैसे आएगा वो भी समझते हैं। सिंपली हमारे पास ये जो है एडिशन को लेके काम करना है हमें। किसको लेके काम करना है, एडिशन को लेकर के। और किसके ऊपर काम करना है, हमें काम करना है किसके ऊपर, हमें काम करना है रैशनल नंबर के ऊपर। क्या हम सबको रैशनल नंबर पता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, P बाय Q की फॉर्म में। ओके, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए। तो अगर हम इरेशनल नंबर को देखें तो इरेशनल नंबर इन जनरल जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। जनरली ये प्राइम नंबर्स होते हैं जो रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √4 एंड सो ऑन। पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर ही है, तो यहां पर हम उसको चलो लेके देखते हैं। हम एज एन एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, ए को भी 1 मान ले रहे हैं और बी को भी 1 मान ले रहे हैं। यहां पर आप लिखोगे जस्टिफिकेशन, ठीक है, आपने आंसर लिखा, ठीक है, उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन लिखना है अगर ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा है तो। हमने ए को भी 1 माना है और बी को भी 1 माना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 + 2, ठीक। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये हमारे पास है 1 + 2। देखो यहां पे अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर तो आपको ये रैशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। वैसे इसको हमें लिखना नहीं है, ये ऐसे मत करना, बस वो समझाने के लिए मैं लिख रहा था। सिंपली अगर आप इसको देखो राइट साइड वाले को, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, √3 में। क्या √3 एक रैशनल नंबर है ना? √3 रैशनल नंबर नहीं है। अब आपके मन में सवाल जो अभी जुड़े हैं उनके मन में क्या सवाल रहेगा कि भाई अगर ये इरेशनल नंबर है तो इससे सवाल का क्या ले देना है। सिंपल सा हमें ध्यान यही रखना है जो मैंने सवाल में ही समझाया आपको, कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर हमारा रैशनल नंबर से रिलेट कर रहा है तो हमारा आंसर भी किससे रिलेट करना चाहिए, रैशनल नंबर से ही रिलेट करना चाहिए। सिंपल है। तो अगर ये इरेशनल दे रहा है तो हम लिखेंगे एज द operation was on rational number, hence result must be rational। ओके, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि a+ is not satisfactory for AB for A, B belongs to rational number। ओके, इतना लिखोगे। आपका जस्टिफिकेशन के साथ जो भी आंसर, जो भी आपके नंबर होंगे वो आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो कटेंगे नहीं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आप इसे जब तक नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। 1 ए की जगह 1 ए की जगह 1 और 2 की जगह बी की जगह 1 ले सकते हो। हमने क्या किया है, ए की जगह 1 और बी की जगह 2 ले लिया है। आपकी इच्छा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो और ये शॉर्टकट ही है। अदरवाइज जब हम इसको इनिशियली करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार करके दिखाना होता है। मतलब ए की वैल्यू एक बार ली, फिर बी की वैल्यू भी ली, फिर करते रहे 3-4 स्टेप्स करेंगे तब। बट सिंपली जस्टिफिकेशन था ये भी सेट का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे फिर से समझा रहा हूं मैं। सेट आपके पास ये लिखा हुआ है, ये आपकी कंडीशंस है, ठीक है ना। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म इज एन इनफाइनाइट सेट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सेट। सेट जो होते हैं आपके फाइनाइट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट कौन से होते हैं, बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होने चाहिए। अंडरस्टूड। अगर हमें ये पता है कि व्हाट इज फाइनाइट, और अगर हम शब्दों पे जाएं सीधा, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम आसानी से ऑन टिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर सके, दैट इज फाइनाइट सेट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट सेट, इट मीन्स कि कोई वही नहीं है, मतलब उसमें एलिमेंट्स की संख्या को हम पता नहीं लगा सकते। जैसे रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट। हमें नहीं पता इनमें कितनी संख्या है कितनी नहीं है। दीज आर कंपैरेटिवली नॉन इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट। अब फाइनाइट, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन होगी तो वो सेट आपका फाइनाइट सेट ही होगा। रीजन मैं बताता हूं आपको कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू अगर स्क्वायर है, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही एलिमेंट बनेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 एलिमेंट बनेंगे, और अगर ये आपका टेट्रिक इक्वेशन है तो 4, वैसे पेंटिक के लिए 5, ऐसे ही आप करते रहोगे। जितनी ज्यादा x की पावर बढ़ाओगे, जितनी x की डिग्री बढ़ती रहेगी, उतने ही आपके सॉल्यूशंस आएंगे और वही आपके सेट के नंबर भी होंगे। तो आपको आंसर तो पता लग गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, s, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो उसका सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, कैसे करते हैं ये समझते हैं।
सबसे पहले आपको ये जो लिखा हुआ है ये तो आप लिख दोगे कि ये इनफाइनाइट है, तो पहले लिख दोगे फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रू और फॉल्स का ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अब यहां पर जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है ये क्या है, x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे लेंगे क्योंकि रिलेशन को ही लेके हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे r सच दैट एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपली हम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 को बचपन वाले तरीके से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। बचपन का मतलब क्या है, जब हम 9वीं 10वीं या 6ठी 7वीं से स्टार्ट हो गया था वैसे, तो उसके हिसाब से, एक मिनट, ये माइनस है यहाँ पे, क्वेश्चन में भी माइनस है, माइनस, हाँ। तो इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है, छोटी क्लास का ही है, तो ये आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। सिंपली इसमें क्या करना होता है कि ये इसके साथ जो है और जो यहाँ पर है इसको हमें 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब बीच वाली संख्या को ऐसे ब्रेक करना होता है कि ये जो आपका दिख रहा है प्लस का साइन, प्लस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो ये फैक्टर है, मतलब मल्टीपल है ए और सी का, ए सी वेरी मच नीडेड फॉर एवरीवन। ए सी निकालने के लिए हमें क्या, ए सी आना चाहिए। तो 3 को ऐसे कौन से फैक्टर करें जिससे प्लस करने पर वो -3 आ जाए और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर वो 2 आ जाए, बताइए। तो ये हो जाएगा -2x और -x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और ये एक्स स्क्वायर। देखो हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 2, सॉरी 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब अगर हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करें 2 और 1 की, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अब हमें क्या बनाना है, एक छोटा सा पेयर सा बना लेना है कि इनमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो हमें यहां से लिखना है x कॉमन लिया हमने, तो ये बचा x माइनस 2, और यहां से अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 लेके चलना है। तो अब ये x माइनस 1 और x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी और एक बार जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में जो s की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी s इज इक्वल टू 1,2। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। अब हमारे पास ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मतलब मे बी अगर किसी को बेसिक नॉलेज थोड़ी सी कम होगी तो शायद थोड़ा सा टफनेस आए आपको, बट अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक लेके हो अपने साथ तो इट विल बी इजी फॉर यू। सो लेट्स टेक दिस वन। अब आपको क्या करना है, इसके डोमेन्स फाइंड करने हैं। जब हम सेट पढ़ते हैं तो सिंपली 2 तरह के बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन आपके वो एलिमेंट्स होते हैं, चलो इसको हम ए बी सी के थ्रू लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, जो क्या करते हैं वो इमेज बनाते हैं किसमें, कोडोमेन में, ठीक है, रिफ्लेक्शंस। यहां पर सिंगल एलिमेंट हो सकता है, ओनली सिंगल एलिमेंट इज अलाउड, या आप कह लो कि सिंगल इमेज इज अलाउड। अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा ये x y z m n जो भी है
वो आ गया। अब सिंपली डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है या इक्वेशन है, फंक्शन है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वहां पर वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो। अब इसको हम कंपेयर करते हैं जीरो लाइन से, यानी कि जीरो से कंपेयर करते हैं। जीरो के लेफ्ट मूव कर रहा है, जीरो के राइट मूव कर रहा है, जीरो के लेफ्ट मूव कर रहा है या जीरो के राइट मूव कर रहा है। ओके, अब ये डिपेंड करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 2 माइनस एक्स है, ये अगर हम देखें कंपेयर करके, तो इन कंपैरिजन अगर हम देखें सिंपली, अच्छा इसमें कुछ और रेंज तो नहीं दी गई ना, नहीं दी गई, तो जीरो के बराबर रख के देखते हैं इसको। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये हमने क्या किया है, नोमिनेटर, यानी कि मैं इसे नमरू बोलता हूं, हमने नमरू को चेक किया है। किसको चेक किया है, नमरू को। ठीक है, चेक करने का तरीका यह है कि आपको उसे जीरो के इक्वल रख के चेक करना है, या देखना है जीरो से बड़ा है या छोटा है, वो चीज चेक करनी है। अब अगर हम नीचे देखें डिनोमिनेटर को, यानी कि हम बोलते हैं इसको डमरू, क्या बोलते हैं, नमरू एंड डमरू। ठीक है, तो नमरू को चेक कर लिया, नमरू की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है एग्जैक्ट। तो जो वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलती है, जिसमें हम रेंज का नहीं देखते कि भाई रेंज क्या है यहां से यहां तक, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी लास्ट में लिखेंगे वैसे, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान में भी रखना, मैंने आपके लिए ही लिखा है, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। जब हम डमरू को चेक कर रहे होंगे, तो डमरू को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसमें जो एक एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, कांट बी नेगेटिव। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 है, तो जैसा कि लक्ष्य ने कहा, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी कि हम सिंपली ये एक्स स्क्वायर इस तरह से लेके चलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जीरो की वैल्यू तो होगी ना, तो जीरो से 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही आएगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही आएगा। बट अगर हम यहां पर इस वाली x की वैल्यू चेंज करते रहें, मतलब कि अगर हम, मैंने अभी जैसे कि यहां समझाया आपको कि ये किससे डिफाइन होता है, ये आपका डिफाइन होता है जीरो के हिसाब से। तो जीरो के पीछे भी नंबर्स हैं और आगे भी नंबर्स हैं, पीछे भी नंबर्स हैं और आगे भी नंबर्स हैं। तो अगर मैं 2 माइनस एक्स की बात करूं, तो ये यहां पर किससे छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, किससे छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। यहां से हमें जो इसका डोमेन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, डोमेन, वो ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल ऑफ प्लस इंफिनिटी तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इनफाइनाइट नंबर, यानी कि आप कोई सा भी नंबर ले लो यहां पे, लेकिन आप जैसे ही 2 लोगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप क्या लोगे, 2 लोगे, तो ये जीरो के बराबर हो जाना है। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम जीरो बन जाता है, जैसे ही जीरो बनेगा तो हमारा जो भी फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो बन गया, इसका मतलब वहां पर वो फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो इसका फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास +2, और जो नॉन फाइनल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी की कोई सी वैल्यू लेंगे हम, तो वहां पर हमारा ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो उसकी रेंज होगी, और मैक्सिमम रेंज कहां तक होगी, 2 तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। यहां में किसी को डाउट, और इसे नोट करें, और यही जो रीजन है ये हमें लिखना है अपने एग्जाम में, डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। ओके।